नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड जीके में हम लोग झारखंड का भूगोल और पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं। इधर इधर इन द सेंस कि एक सेक्शन आपका आर्ट एंड कल्चर भी अब चलेगा, जिसमें हम लोग जनजाति स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री को मैंने ऑलमोस्ट अभी कुछ चीजें बची हुई है, मैंने अभी रोक रखा है। ठीक है भाई, ये साथ में लेके चलेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि समझिए, देखिए, एक तो झारखंड का जो भूगोल है उसमें जो पहला चैप्टर हम लोग झारखंड की जलवायु स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जेएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि जो क्लासेस मैं कराऊंगा आपको, इसके लिए अलग से जेपीएससी के लिए मुझे पढ़ना पड़े, वो चीजें यहाँ पर नहीं होगी। क्योंकि समझिए, अगर आप झारखंड की जलवायु पढ़ रहे हैं तो प्री में तो फिक्स है एक क्वेश्चन, और अगर आपने अटेम्प्ट किया है, एग्जामिनेशन में बैठा है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, कोपेन का सिद्धांत से जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया था, पूरे विश्व में जो जलवायु है उस जलवायु को जो वर्गीकरण किया गया था कोपेन के द्वारा, जो एक भूगोल व्यक्ता थे, वहीं पे झारखंड का जलवायु अकॉर्डिंग टू कोपेन का सिद्धांत क्या था, CW। अब ये सी क्या है, डब्ल्यू क्या है, जी क्या है, वो सब एक अलग मैटर है। फिर इसके साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में, खास करके झारखंड संबंधित अगर क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनता है, बना है और आगे बनेगा भी। तो झारखंड की जलवायु का आपको वर्गीकरण करना, यानी कि 7 जलवायु प्रदेश में जो बांटा गया है उसके बारे आपको विश्लेषण करने आ सकता है। झारखंड की जो जलवायु है उस जलवायु के बारे में आप क्या करें, एक वर्णन करें, और झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले वो सारे कारक का वर्णन करें। ठीक है भाई। या फिर झारखंड में जो ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वहां पे ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा होती है तो किन वर्षा के कारण होता है, ठीक है, यानी कि मानसूनी की वर्षा के कारण होता है, या पूर्व मानसून वर्षा के कारण होता है, या लौटते हुए मानसून के कारण होता है। ये सारी चीजें आपको मेंस में लिखना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप जब झारखंड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको झारखंड की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से, इसका आप क्या करते हैं, एक इमेज वहां पे क्रिएट करते हैं आयोग के सामने। क्योंकि आपको जो भी कैडर मिल रहा है या आप जिस भी विभाग में जा रहे हैं, तो झारखंड में आपको सारी चीजें देखनी है। तो आपको झारखंड का भूगोल अच्छे से पता है, झारखंड का इतिहास अच्छे से पता है, झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी से पता है, तो और आप अच्छा सर्विसेज दे पा रहे होंगे झारखंड में। क्लियर है भाई। दूसरा, जेएसएससी का कोई भी पेपर हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा, 12th लेवल, बीओ, पुलिस, कांस्टेबल, कोई भी दिस दैट कोई भी एग्जामिनेशन, क्वेश्चन फिक्स है भाई। तो मतलब हम लोग पूरी गहराई तक टॉपिक को कवर करेंगे। आप प्री नहीं, मेंस तक चीजों को लिख पा रहे हैं तो आपका जेएसएससी तो ऑटोमेटिक कवर होगा। साथ के साथ आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी है, जो अभी पहली बार बहुत आपके डिमांड भी थे, क्योंकि समय नहीं होने के कारण मैंने कई साल से इसको अभी तक क्या किया था, इग्नोर किया था, लेकिन फाइनली अब समय है तो अब हम लोग इस पे काम करने वाले। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में है, फोकस स्टडी विद अभी भी सर्च कर सकते हैं। नहीं मिल रहा है, कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेपीएससी जेएसएससी के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। हर एक कंटेंट को हैंड रिटन फॉर्म में, यार आपको पता है हैंड रिटन फॉर्म में किस तरह से चीजें दी जाती है। कोर्स की फी अभी जो है 600 में, रटेंगे नहीं आपको, ना तो रटवाएंगे, बिल्कुल मैप के साथ और कंसेप्ट के साथ। पहली बार आप झारखंड जी के देख रहे हो, बाकी आज का क्लास आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिना देर किए हुए चीजें स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए देखिए, टॉपिक क्या है आपका, झारखंड की जलवायु है ना। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो टर्म क्या है, वो है आपका मौसम, यानी इंग्लिश में हम इसे बात कर ले तो इसे हम कहेंगे वेदर। ठीक है मेरे भाई। दूसरा जो टर्म है वो टर्म है आपका जलवायु। क्लियर है, यानी कि क्लाइमेट जिसको आप कहते हैं। और तीसरा जो टर्म है वो है आपका ऋतु, यानी कि जिसको आप सीजन भी कहते हैं। और चौथा एक टर्म हम लोग ले लेंगे मॉनसून। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको मॉनसून ही कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब एक चीज और समझ लीजिए। अब है क्या कि अब ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इन द सेंस कि जो आप झारखंड की जो जलवायु जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है क्या है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले विश्व, ठीक है, विश्व में भारत आएगा और भारत के अंदर क्या रहेगा भाई, झारखंड रहेगा। ठीक है, तो पूरे विश्व की जो क्लाइमेट है, विश्व की क्लाइमेट करने का मतलब कि जो महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप मतलब क्या हो गया आपका, एशिया हो गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत डेप्थ में चलेंगे, एक एक चीज को बेसिक से कवर करेंगे। यूरोप हो गया आपका,
उत्तरी अमेरिका हो गया आपका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ की जो जलवायु है उस जलवायु के सिस्टम को पहले समझेंगे। क्लियर है। अब जब आप समझ लिए हैं एशिया के बारे, यूरोप के बारे, उत्तरी दक्षिणी, ये सारे कॉन्टिनेंट के बारे, मतलब आपने एशिया को भी समझ लिया। अगर आपने एशिया को समझ लिया तो अब आप भारत की जब बात करते हो तो भारत कहाँ है भाई, कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है। यानी आपको भारत की जानकारी बहुत अच्छे से हो गई है। तो आप भारत की जब जलवायु को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आप झारखंड की जब बात कर रहे हैं, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो झारखंड की जलवायु को अब आपको पढ़ने में मतलब इतने आसान से आप चीज़ों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने भारत की जलवायु को समझा है, विश्व के बारे में जो जलवायु का जो सिद्धांत है, बहुत सारे भूगोलवेत्ता आए, जैसे कि अगर आपको बात किया कोपेन ने जो सिद्धांत दिया है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। हवाओं के चलने के कारण जो जलवायु में जो आपको जो जलवायु में जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि आपको ITCZ का कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है, जेट धाराओं का कंसेप्ट हो जाता है। इसके अलावे हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर, यानी कि लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति के कारण जो हवाओं का क्या होता है, दिशा में जो परिवर्तन होता है, इसमें जलवायु का परिवर्तन होता है। ये सभी चीजें और लास्ट और लेटेस्ट जो अभी थ्योरी जो अभी फॉलो की जा रही है भूगोल में, जो जलवायु के अच्छी तरह से क्या कर रही है, उसको एक्सप्लेन करनी है, वो कर रही है, वो है आपका अल नीनो और आपका ला नीनो। तो इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पहले तो जानकारी होनी चाहिए। और फिर भारत में जब हम बात करेंगे तो भारत में मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं, एक अरब सागर की मानसून और एक बंगाल की खाड़ी की मानसून। तो उसके बाद हम फिर आपको झारखंड में जब आज पढ़ रहे होंगे तो यकीन मानिए आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें आपको जानकारी है। ठीक है। तो अब ये सब चीजें तो मैंने अपने इंडियन जीके के बैच में करवाए हैं, यूट्यूब पे भी मैंने डाला वीडियो, तो आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको मतलब मैं 360 डिग्री में घुमाऊंगा भाई, इसलिए मैंने कहा भी कि रटवाऊंगा नहीं। ठीक है। झारखंड जीके रटेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने जब लिख दिया ना भाई, तो यहीं पे चीजों को एकदम क्लियर करके रखिए कि हम लोग रटने वाले नहीं होंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो ये 4 टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे, आज भी, पहले भी समझे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बारे में। ठीक है। अगर मौसम को डिफाइन करना चाहें एक शब्दों में, एक लाइन में, अगर मौसम को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक आपको टर्म मैं यूज करूंगा वायुमंडल के बारे में, है ना मेरे भाई, वायुमंडल के बारे में। ठीक है। तो भाई जब वायुमंडल की बात होती है तो वायुमंडल मतलब क्या, तो देखिए इसको जब तोड़ रहे होंगे तो दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगी वायु प्लस मंडल। तो मंडल मतलब, अब देखिए ये झारखंड ज्योग्राफी से आप सोचेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई झारखंड ज्योग्राफी समझने के लिए ये सारे टर्म्स समझ में आने चाहिए। मेंस में अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए भाई। मंडल मतलब एक जोन हो गया, वायु मतलब क्या हो गया, आपकी हवा यानी कि ईयर। लेकिन इसमें आपको और भी कई सारे वायुमंडल में और क्या क्या चीजें मिलेगी, हवा मिलेगी, ठीक है भाई, इसके साथ साथ आपको गैसेस मिलेगी, इसके साथ साथ आपको वाटर वेपर मिलेगी यानी कि जलवाष्प मिलेगी भाई, इसके साथ साथ आपको डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण भी देखने को मिलेगी। अब एक बात बतलाइए, जो धूल कण आप देख रहे हैं यानी कि जो डस्ट पार्टिकल जो देख रहे हैं, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। डेंसिटी अधिक होने के कारण ये वायु में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। कम मात्रा में मतलब कि वो धूलकण जिसकी डेंसिटी कम, मास कम होती है, वही क्या होती है, वायु में होती है। बाकी ये पृथ्वी में के नीचे में भूपट्टी में क्या होती है, धूलकण देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन हवा, गैसेस, ये सब क्या हल्की होने के कारण हमें वायुमंडल में मिलती है। क्लियर है। अब इन तीनों चीजों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हवा। हवाओं में ही क्या है, गैसेस है और आपका वाटर वेपर भी है। समझ में आ गया। वायुमंडल क्लियर हो गया। वायुमंडल मतलब समझ में आया कि सर एक जोन है जहां पर क्या स्थित है, मेन वायु ही नहीं होता, इसमें गैस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, धूलकण भी होते हैं। लेकिन धूलकण का जो डेंसिटी अधिक होने के कारण, घनत्व अधिक होने के कारण वो क्या होता है, हवा में नहीं होता है, वो अधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपट्टी में, अर्थ क्रस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो वायुमंडल में मेनली हमें क्या मिल रहा है, हवाएं मिल रही है, जिसमें गैस और वाटर वेपर होगा। क्लियर है। ठीक है सर। अब मैं बताऊंगा मैं मौसम के बारे में, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मौसम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में जो क्षणिक अवस्था है, ठीक है, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, अब इसको क्या समझ में आ रहा है आपको, देखते हैं हम लोग। वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है। देखिए एक गाना भी है, मौसम की तरह तुम बदल ना जाना, है ना, यानी कि क्षणिक यानी कि तुरंत के तुरंत परिवर्तन वायुमंडल में देखने को मिलता है। अब एक बात बतलाइए, वायुमंडल में जो क्षणिक परिवर्तन, तुरंत जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इट मीन्स किसमें परिवर्तन आ रहा होगा भाई, हवा में। और अगर भूगोल के शब्दों में बोला जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, पवन में।
तो अगर वायुमंडल में तनिक क्षणिक क्षणिक परिवर्तन देखने को मिला, जैसे कि अभी दिन में आपने कहा कि बहुत गर्मी और थोड़ी देर के बाद आपने कहा भाई मौसम बड़ा सुहाना हो गया, फिर आपने कहा कि भाई मौसम काफी ठंड हो गई है, तो ये जो परिवर्तन है बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट रेंज में आपको जब परिवर्तन देखने को मिलता है वायुमंडल में, तो उसको आप क्या कहते हैं, मौसम यानी कि वेदर कहते हैं। क्लियर है भाई? तो इंसान का भी यही नेचर है, मौसम की तरह ही बदल जाती है, इसलिए ये गाना भी रखा गया कि मौसम की तरह तुम बदल ना जाना। अब बात करेंगे हम लोग जलवायु की भाई। तो जलवायु क्या है? तो जलवायु का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। जलवायु एक लंबे समय का, ठीक है ना, लंबे समय में क्या किया जाता है, एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। लंबे समय में हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। किसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं भाई? जो मौसमिक जो दशा है, मौसमिक दशा का हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एक लंबा समय का। लंबा समय मतलब समझिएगा, कम से कम 30 साल, 32 साल और उससे भी ज्यादा हुआ तो और अच्छा है। अगर 50 वर्ष में, यहाँ पे आपको कई किताब में 30 एनसीईआरटी का डाटा देखेंगे तो 30-32 साल से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं 30-32 भी शब्दों का चयन किया हूँ, 50 वर्ष भी मैं यूज किया हूँ, क्योंकि अच्छे स्टैंडर्ड बुक में 50 वर्ष लिखा गया, इसीलिए। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे कि कोई एक खास क्षेत्र में, ये भी एक शब्द इंपॉर्टेंट है, खास क्षेत्र में। अब खास क्षेत्र में क्या है सर? अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, जब आप वर्ल्ड की आप बात कर रहे होंगे, ठीक है भाई, अगर वर्ल्ड की बात कर लें तो ये आपका हो गया, चलिए यूरोप हो गया, सॉरी एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका इधर दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो एक खास क्षेत्र में अगर हम बात कर ले, तो इस खास क्षेत्र में यानी कि भारत में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत के इस खास क्षेत्र में 50 वर्ष का हम लोग एक एवरेज डाटा निकालते हैं। किसका एवरेज डाटा? मौसमिक दशा में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है, और उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि भारत की जो जलवायु है, जिसको आप क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। समझ में आया? ये ऐसा नहीं कि एक साल में जलवायु यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, 2 साल में, 2 साल में, 1 साल में परिवर्तन नहीं होता जलवायु। जैसे कि मौसम कुछ घंटों में परिवर्तन देखने को मिलता है, आपको मैंने अभी बताया। जलवायु में एक लंबे समय में परिवर्तन देखने को मिलता है, 30, 35, 50 साल के बाद आपको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु का मतलब क्या समझ में आया कि एक लॉन्ग टाइम स्पेन में, ठीक है ना, जलवायु में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि एक लंबे समय में, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन लिखने चाहें तो लंबे समय तक जो मौसमिक दशा की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू लंबे समय का मतलब 30 से 32 या 50 वर्ष हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो जलवायु बदलने में कम से कम कितना समय लगता है, अगर बोल लिया जाए तो एक लंबा समय लगेगा, 30 से 35, 50 वर्ष एक समय लगता है, ठीक है। अब इसी में आपको एक पॉइंट मैं जोड़ दूं कि भारत की जलवायु कैसी है और झारखंड की जलवायु कैसी है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं सर? उष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। भारत की जलवायु या फिर झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। एक शब्द देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मानसून हर जगह इस्तेमाल होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, अमेरिका के लिए नहीं होगा, ये भारत के लिए स्पेसिफिक, इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इस बार का जो इम्पैक्ट न्यूज में चल रहा है 2026 में, अल्नीनो, सुपर अल्नीनो, मेगा अल्नीनो का कंसेप्ट अभी जो देखने को मिल सकता है 2026 में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार मेंस में 15-14 जेपीएससी के लिए। तो भाई यहां मैंने ये कहा कि भारत की जो जलवायु कैसी है या झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। मतलब ये, अब ये होता क्या, उसको अभी साइड में रखेंगे, अभी हम लोग समझेंगे। मतलब ये कि एक लंबे समय में हमने क्या किया होगा, 30, 35, 50 वर्ष में हमने एक एवरेज वैल्यू निकाला मौसमिक दशा, यानी कि इस मौसम में जो जो परिवर्तन आया 50 वर्ष में, उसका एक एवरेज हम लोग निकाले। और ये देखें कि एक खास क्षेत्र में, यानी भारत जैसे खास क्षेत्र या झारखंड का जो सीमा, उस खास क्षेत्र में कैसी जलवायु है, गर्मी है बहुत अधिक या बहुत अधिक ठंडी है, क्या है भाई। अगर बहुत अधिक ठंड होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे होते, शीत कटिबंध जलवायु, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। मतलब उष्ण मतलब गर्मी भी, मानसून मतलब वर्षा भी है, तो गर्मी भी है वर्षा भी, ठंड बहुत कम है हम लोगों के देश में। यानी भारत देश की अगर बात कर ली जाए तो आप अगर सोच रहे हैं कि दिसंबर जनवरी वाला जो ठंड आप देखते हैं वो 15 से 20 दिन के लिए ये ठंड होती है, ठीक है। तो उसके पीछे भी मैं सारे लॉजिक खैर मैंने समझाया इंडियन जीके में, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत निकालूंगा समझाते हुए। तो ये जलवायु क्लियर हुआ, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ऋतु। अब ऋतु क्या है, तो वायुमंडल में, सुनिएगा ध्यान से, वायुमंडल में एक निश्चित समय, ये एक पॉइंट आपको याद रखना, एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड में क्या मिलता है, परिवर्तन मिलता है। जैसे कि आप बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आपका मार्च से जून, मिड जून तक। फिर आप बोलते हैं वर्षा ऋतु, जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है, या अगस्त तक।
उसके बाद शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु आपका दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक। तो एक निश्चित समय 3-3 4-4 महीना में क्या आपको मिल रहा है, परिवर्तन मिल रहा है। कहां पे, वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन मिल रहा है यानी हवाओं में परिवर्तन मिल रहा है। ठीक है भाई, तो उसको आपने कह दिया ऋतु यानी कि सीजन। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है आपका मानसून। मानसून का मतलब क्या है, तो देखिए अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं, लेकिन एक चीज और भी मैं समझ लीजिए, ये एक अरबिक जो शब्द है, सॉरी, ठीक है, अरबिक शब्द है जो मौसम, ठीक है, इस मौसम से इस मानसून को लिया गया है। और इस मौसम का अर्थ क्या होता है, इस मौसम का जो अर्थ होता है हवाओं में परिवर्तन। ठीक है, अब हवाओं में परिवर्तन मतलब क्या, वो हवाएं, देखिए ये वो हवाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो हवाएं हैं जिसमें क्या होती है भाई, नमी की मात्रा होती है, यानी कि जल की मात्रा होती है। यानी कि ये वो हवाएं होती है जब चलेगी तो क्या कराएगी भाई, वर्षा कराएगी। तो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए जब जलवायु पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा वहां मानसून शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। भारत के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि भारत में आप देखते हैं 1 जून केरल के मालाबार तट से क्या होती है, अरब सागर की मानसून टकराती है। यानी अरब सागर से जो चलने वाली हवाएं हैं, अरब सागर से वो नमी की मात्रा लेकर के केरल या दक्षिण भारत का केरल बेल्ट, महाराष्ट्र, गोवा में क्या करती है, भारी बारिश करवाती है ना। तो ये वो हवाएं हैं, यानी मानसून की मतलब ये है कि ये एक प्रकार की हवाएं हैं जो अपने साथ नमी की मात्रा लेके चलती है और क्या कराती है, वर्षा कराती है। ठीक है, बाकी देखिए अभी मैंने जो आपको समझाया है, आप मैं हमारे साथ पढ़े हैं बैच में, तो आपको और भी बड़े अच्छे से वहां पे समझाया गया। अब केवल झारखंड जी के अगर मेरे साथ इनरोलमेंट लिए हैं तो उसके लिए भी मैंने मोर देन सफिशिएंट आपको जानकारी दे दी है भाई। कुल मिलाकर के अभी आपको क्या समझ में आया है, मौसम, जलवायु, ऋतु और मानसून। मौसम मतलब वायुमंडल में बहुत जल्दी परिवर्तन मिल रहा है। जलवायु मतलब क्या, एक लंबे समय में जो मौसमिक दशा में जो परिवर्तन, और लंबा समय कितना, 50 वर्ष में जो चेंज आता है, उसमें हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि उस खास क्षेत्र में की जलवायु कैसी है। ऋतु एक निश्चित समय में वायुमंडल में जब परिवर्तन देखने को मिलता है। मानसून यानी कि वो हवाएं जो दिशा के साथ बदलती है और साथ के साथ अपने साथ क्या लेके चलती है, जल की मात्रा, यानी कि वो हवाएं क्या कराएगी भाई, वर्षा कराएगी। क्लियर है अभी, तो ये चीजें आपको समझ में आई। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आपको और माइंड में चल रहा है कि सर एक बात यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हवाओं का चलना, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि हवाओं का चलना, या फिर हवा के साथ मैं एक शब्द यूज करूं, चयन करूं, तो वो है पवन। तो अब एक चीज को समझिए कि हवाएं या फिर पवन जो चलती है, ठीक है ना भाई, इसी के दिशा में परिवर्तन आती है। तो हवा और जो पवन की जो गति है, अब इसको समझिए, जो हवा और जो पवन है ये किधर से किधर चलती है, तो देखिए ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में चलती है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ये क्या है अभी मैं समझाऊंगा। हाई प्रेशर मतलब हो गया ये आपका लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अब इसको आप समझिए पहले, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये दूसरा है, पहला पॉइंट, ये दूसरा। तो हवाओं या फिर पवन का जो दिशा वो किधर है, हाई प्रेशर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, और निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलती है। अब इसको समझिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आग लगा दिया भाई, ठीक है, मैंने फायर कर दिया यहाँ पे, ठीक, अब फायर कर दिया तो यहाँ की जो हवाएं हैं, अच्छा अब एक चीज और समझिए, साइंस अगर हमारे साथ अगर आपने पढ़ा है तो हवा क्या है भाई, एयर क्या है आपका, पदार्थ है। और अगर ये पदार्थ है तो क्या होगा भाई, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। यानी ये जो हवा आप देख रहे हैं, ये जो हवा है ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे उपस्थित हैं। अब जब ये हवा क्या हो गई, गर्म हो गई, यानी ये जब गर्म होगी तो ये हवाएं क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, तो हवाएं जब यहाँ पर थी, अब ये हवाएं यहाँ पे मैंने जैसे आग लगा दिया तो ये हवा क्या हो गई, ऊपर उठ गई, ये गर्म हवाएं ऊपर उठ गए, यानी कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल सब कहाँ आ गए भाई, ऊपर आ गए, यहाँ नहीं खाली स्पेस हो गया। तो ये पार्टिकल जब ऊपर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब निम्न दाब हो गया, मतलब ये पार्टिकल अब यहाँ पे दबाव लगा रहा था, लेकिन अब यहाँ पार्टिकल है नहीं, पार्टिकल तो यहाँ आ गया है। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है ना काफी ज्यादा ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ की हवाएं क्या ऊपर उठेगी, नहीं, हवाएं यहीं नीचे है, यानी कि ये क्या हो गया आपका हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि हवाएं यहीं है तो उसके पार्टिकल सब यहीं बैठे, तो प्रेशर लगाए हुए नीचे। तो अब जो हवाओं का जो टेंडेंसी है वो क्या है भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो हवाएं क्या करेगी, इस ओर चल जाएगी, इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया हवा कैसे चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको आपने गर्म कर दिया, यानी यहाँ पे क्या है भाई, हाई टेम्परेचर हो गया, और ये क्या था भाई, ठंडा, यानी कि लो टेम्परेचर। तो हवाएं किधर से चल रही है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है,
और अब प्रेशर के अकॉर्डिंग उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, हवाएं कैसे चल रही है, ठीक है। अब आइए कुछ और चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं पृथ्वी की, ठीक है, तो इसमें कई सारे काल्पनिक रेखाएं, जैसे कि ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, ठीक है, ये आपका कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री, ये हो गया आपका मकर रेखा, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री पे आपका क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ये हो गया आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश, समझिएगा ध्यान से, ठीक है मेरे भाई। ये एक काल्पनिक रेखा होता है, नहीं ऐसा कुछ हमारे पृथ्वी में लाइन खींची नहीं हुई। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जलवायु निर्धारण करने के लिए, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वहां की जलवायु कैसी है उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अक्षांश का। इसके अलावा हम लोग एक और इस प्रकार से, आपने अगर पढ़ा है ज्योग्राफी हमारे साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है भाई। इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग, समय का निर्धारण करने के लिए, यानी टाइम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सही। तो अब देखिए, ये मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड की जलवायु, तो जलवायु के लिए क्या चाहिए, अक्षांश से चाहिए। तो चलिए अब अक्षांश को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, एक तो ये आपको समझ में आ गया सर कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, कहाँ से लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो करती है। चलिए अब अक्षांश के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का फिगर बना लेते हैं अच्छे तरीके से। 1 मिनट, पहले एक हम लोग पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसमें अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है भाई। ये चलिए, अच्छा ये जो पहले ये बताइए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष से, यानी ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस से क्या है भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है भाई, झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है भाई, झुकी हुई है। क्लियर है, पहले ये पॉइंट बताइएगा। ये भी आपको पता है, ठीक है सर, ये भी पता, चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा 0 डिग्री। उसके बाद ये हो गया आपका कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा। क्लियर है, ठीक है। अब ये अपने जो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो झुकी हुई है, इस झुके होने के कारण, ठीक है, सूर्य, अब एक चीज को ये समझिए भाई, ये जो आप पृथ्वी को जो आप देख रहे हैं, समझिए ये पृथ्वी हो गई भाई, ठीक है। अब मैं एक सूर्य का भी स्ट्रक्चर बना दूं, जैसे कि ये सूर्य हो गया आपका, ठीक है। अच्छे से बेसिक से क्लियर करके रखे कंसेप्ट, बहुत अच्छा, क्योंकि डायग्राम वगैरह मेंस में भी आपको बनाना पड़ेगा, इसीलिए। तो अभी देखिए, ये सूर्य जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सूर्य क्या है, स्थिर है, ठीक है, ये क्या है, स्थिर है, ये घूम नहीं रही है। समझिएगा चीज को, एक चीज पहले क्लियर रखिए, बहुत लोगों का एक डाउट होता है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सूर्य की जो रोशनी परपेंडिकुलर है, तिरछी पड़ रही है, उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उसको समझने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये क्या है, स्थिर है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी है ना, इस सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, ठीक है, क्या कर रही है, इस प्रकार से चक्कर लगा रही है। क्लियर है, यानी पृथ्वी यहाँ पर आएगी, फिर पृथ्वी यहाँ आई, फिर पृथ्वी यहाँ आई। क्लियर है। इसके अलावा ये जो आपका पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है, देखिए ये जो आपकी, ये जो 1 मिनट, ये जो आपकी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष के अराउंड भी क्या कर रही है भाई, घूम रही है, यानी कि ये चारों तरफ घूम रही है। तो इसके घूमने के कारण क्या हो रहा है भाई, दिन और रात हो रहा है, और ये सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करी, इसके कारण क्या आता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, यानी कि गर्मी, ठंडा, वर्षा, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा। 1 मिनट भाई, चलिए पहले ये सारी चीजों को हटा लिया जाए, और भी डेप्थ में हम लोग पूरा चलेंगे। चलिए इसको हटा लिया जाए एक बार। चलिए भाई, यानी ये आपको पहले समझ में आया ना, एक चीज को क्लियर रखिएगा कि सूर्य तो मेरा स्थिर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सूर्य स्थिर है, ये दिमाग में क्लियर है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि सूर्य की जो पोजीशन है ना, वो चेंज हो रही है। अब बोलेंगे सर सूर्य स्थिर है तो सूर्य का पोजीशन चेंज कैसे हो रहा, वो चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे नहीं है भाई, ये पृथ्वी इस प्रकार से टिल्ट है 23.5 डिग्री, ठीक है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी होने के कारण जो सूर्य यहाँ पर है, इस सूर्य का पोजीशन यहाँ से यहाँ कर्क रेखा तक, और फिर यहाँ से मकर रेखा में, यानी सूर्य का जो स्थिति है, आपको वो स्थिति यहाँ से यहाँ आपको क्या मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा। यानी कि स्थिति में परिवर्तन मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो सूर्य की जो रोशनी है ना, वो रोशनी यही इसी बीच में क्या करेगी, वैरी करते हुए आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? अब समझिए ये कैसे वैरी करेगा, डेट के साथ एकदम आपको याद रखना।
ये डेट है आपका 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को सूर्य क्या है, एकदम विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, क्लियर है। 21 मार्च के बाद 3 महीना चलेंगे हम लोग ऊपर, तो 21 मार्च से जब हम लोग 3 महीना ऊपर चल रहे हैं, मार्च अप्रैल मई और जून, यानी 21 जून को जब यहाँ पे देखने को हमें सूर्य मिलेगा, यानी 21 जून को सूर्य कहाँ है भाई, कर्क रेखा पे एकदम परपेंडिकुलर भी देखने को मिलेगा, कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर, यानी कि सूर्य जब ये उत्तर दिशा ना भाई, ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो यानी कि जब सूर्य उत्तरायण होती है तो वो कहाँ 21 जून को कब कर्क रेखा पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां से फिर ये वापस आएगी, तो जून के बाद 3 महीना और जोड़ लीजिए। अच्छा 3 महीना क्यों जोड़ा जा रहा है, ये अभी मैंने आपको बताया इंडियन जीके में। हर एक महीने में सूर्य कितना डिग्री चलती है भाई, 8 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 3 महीने में ये कितना चलेगी, 24 डिग्री। तो ये 0 से ये कितना है, 23.5 यानी अप्रॉक्स 24 डिग्री है। समझ में आ गया, ये मैंने बहुत डेप्थ में वहां समझाया, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। चलिए हटाइए भाई। अब आइए 21 जून के बाद 3 महीना जब हम लोग इसको जोड़ रहे होंगे, तो इस प्रकार से 3 महीना जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी ये डेट रहता है आपका 23 सितंबर, ठीक है मेरा भाई। 23 सितंबर को सूर्य फिर से कर्क रेखा पर, सॉरी विषुवत रेखा पे परपेंडिकुलर हुआ। तो सूर्य ये जो आपका सूर्य जो है, ये जो सन है, ये सन नहीं मूव कर रहा है, समझिए। ये पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी है, और अपने अक्ष से झुके होने के साथ साथ ये अपने एक्सिस क्या करिए, घूम भी रही है इस प्रकार से। तो घूमने के कारण जो सूर्य की जो रोशनी होती है ना, वो परपेंडिकुलर, ठीक है, कभी विषुवत रेखा पे रहेगी, कभी कर्क रेखा पे रहेगी, और इसके बाद फिर आपको देखने पड़ेगा मकर रेखा में, यानी कि कब आएगी, सितंबर के बाद 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी ये जो डेट रहेगा वो डेट रहेगा 22 दिसंबर, ठीक है। और फिर 22 दिसंबर के बाद ये ऊपर चलेगा 21 मार्च को फिर विषुवत रेखा पे, फिर 21 मार्च के बाद 21 जून को फिर कहाँ चला जाएगा, कर्क रेखा पे, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया ये बातें, यानी हमें ये बताइएगा पहले हमने क्या बताया, पहले से ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया कि जो आप पृथ्वी को देख रही है, पृथ्वी क्या है भाई, अपने अक्ष के अराउंड, दो चीजें हैं समझ लीजिए अच्छे से। ये पृथ्वी जो है अपने अराउंड क्या कर रहे हैं भाई, घूम भी रही है, साथ के साथ ये सूर्य की भी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रही है, ठीक है। अभी सूर्य की जब परिक्रमा कर रही है तो ये झुकी है, इसलिए सूर्य कभी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, फिर कभी कभी कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी मकर रेखा पे परपेंडिकुलर, यानी कि इसी के बीच में लाई कर रहा है, कर्क टू मकर रेखा में, ठीक है। अब एक चीज हमें बताइएगा कि एक आपने ये प्रैक्टिस किया भी होगा गर्मियों के दिन में, ये आपके पास कोई एक पेपर है, ठीक है, और आपने एक लेंस से अभी जैसे कि मान के चलिए छत पे ये पेपर को रख दिया, तो सूर्य की रोशनी, ठीक है, इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो कोई खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा ये कागज़ गर्म हो जाएगी। लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस लगा दिया है, और अब जो सूर्य की रोशनी आ रही थी इस प्रकार से, वो हो गया पूरा टिल्ट, और एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इस पॉइंट कागज पे पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये कागज जल जाएगा। यानी क्या भाई, यहाँ पे काफी अधिक गर्मी उत्पन्न हो गई, यानी कि जब सूर्य की रोशनी परपेंडिकुलर पड़ेगी तो वहां पे क्या हो गई भाई, गर्मी होगी। तो भाई परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ आ रही है भाई, तो ये कर्क रेखा पे, विषुवत रेखा पे और मकर रेखा पे, यानी ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जोन में क्या होगा भाई, गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी मतलब इसलिए इसको नाम यहाँ पे क्या दिया जाता है, यहाँ नाम इसको दिया जाता है उष्ण, यानी गर्मी, उष्ण है भाई, सूर्य की रोशनी उष्ण पड़ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब इस जोन को मैं और बांटूंगा, एक जोन ये हो गया आपका और एक जोन हो गया आपका ये, ठीक, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी, जब यहाँ पे सूर्य आई होगी तब यहाँ सूर्य की तिरछी पड़ेगी भाई, यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी यहाँ पे। इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार इसको भी क्या नाम दिया जाएगा सर, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे भी जब सूर्य आएगा तो इसकी रोशनी तिरछी आएगी, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध मतलब समझिए, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी, और ये पूरा का पूरा जोन होता है शीत कटिबंध, यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती नहीं, पूरा ध्रुव में बर्फ जमा हुआ, ये भी हो गया आपका शीत कटिबंध। समझ में आ गया, यानी आपने तीनों जोन को विभाजित कर लिया। अब यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ फ्रेश, अब इसमें आपको एक एक चीज को मैंने क्लियर कर दिया है, ये आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ठीक है भाई, यानी 0 डिग्री। ये हो गया आपकी कर्क रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ये हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ये हो गया आपका
23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ, इसको हमने कहा मकर रेखा। चलिए भाई, अब जोन वाइज मैंने अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये जो जोन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो जोन आप देख रहे हैं, ये कौन सा जोन है मेरे भाई? ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन है आपका उष्ण कटिबंध का, ठीक है, ये जोन है आपका उष्ण कटिबंध का। उसके बाद अगर मैं ये पूछूं तो ये कौन सा जोन है भाई? ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध का, ठीक है, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। ये है आपका शीत कटिबंध का, ये हो गया आपका शीत कटिबंध का, ठीक है। सूर्य की जो पोजीशनिंग मैंने बताया यहाँ पे, जो आपका विषुवत रेखा पे यहाँ पे कब रहेगी? 21 मार्च को, ठीक है। ये जब उत्तरायण होगी तो यहाँ पे कर्क रेखा पे कब आएगी भाई? 21 जून को, ठीक है। और जब यह वापस लौटेगी तो फिर यहाँ कब आएगी? 23 सितंबर को, ठीक है सर। उसके बाद सब यहाँ आएगी तो फिर यहाँ पे 3 महीने के बाद यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य फिर आपका कहाँ, थोड़ा सा नीचे हो गया, चलिए, तो फिर आपका यहाँ पे सूर्य कहाँ आ जाएगी? यानी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से 22 दिसंबर को फिर से ये ऊपर जाएगी, इस प्रकार से चीज़ें चलेगी, ठीक है भाई। समझ में आ गई अब बातें? ठीक है सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है भाई। तो अब एक बात बतलाइएगा, अब भारत की अगर आप यहाँ पे अगर भारत को मैं दिखाना चाहूँ तो भारत कहाँ स्थित है भाई? तो भारत की अगर मैं स्थिति को अगर दिखाऊं, ठीक है, देखिएगा, कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। भारत के जस्ट बीचों बीच से क्या होती है आपकी? ये कर्क रेखा गुजर रही होती है इस प्रकार से, ठीक है, यही है कर्क रेखा, यहाँ ये आपका क्या हो गया? कर्क रेखा। तो अब एक बात बतलाइए, डाउट तो आना चाहिए सर, ये है आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है सर। और अभी आपने बताया सर कि ये जो जोन है सर आपका शीतोष्ण कटिबंध, तो भारत का ये जो क्षेत्र आपका दिख रहा है सर, ये तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। ये तो सर भारत का जो क्षेत्र आ रहा है ये शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, और ये वाला जोन आ रहा है किसमें? उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए सर? उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध जलवायु होनी चाहिए। लेकिन हमने आपको क्या बताया, ये भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंध जलवायु है, उष्ण कटिबंध मानसून जलवायु है, ठीक है। तो भाई भारत की जब ये जलवायु है तो झारखंड भी कहाँ है भाई? झारखंड को भी अगर आप मैप में मैं अभी दिखाऊंगा तो झारखंड यही है, झारखंड के जस्ट बीचों बीच से कर्क रेखा, तो फिर झारखंड में भी सर उष्ण कटिबंध शीतोष्ण दोनों होना जलवायु। तो आप समझिए ऐसा क्यों। देखिए शीतोष्ण मतलब क्या है भाई? एकदम ठंड रहेगा, ठंड के दिन में जो पानी है ना वो पानी बर्फ में बर्फ बन जाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति भारत में देखने को मिलती? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो रीजन है हिमालय पर्वत, ठीक है, जो ठंडी हवाएं जो ध्रुव से चल के आती है उसको हिमालय पर्वत रोक लेती है, उसको सारा चाइना, तिब्बत, रशिया तरफ ही बहुत कम 15 से 20 दिन ही ठंड मिलता है, वो भी कौन? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्लियर है भाई? तो शीतोष्ण कटिबंध इसीलिए नहीं है क्योंकि उतनी ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती है, यहाँ अधिकतर गर्मी ही पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बाकी इसको डेप्थ में इंडियन जीके में मैंने समझा रखा। चलिए बात हो गई क्लियर। तो चलिए पहला पॉइंट अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ लिखनी है भाई, अब देखिए इतना मैंने इसलिए समझाया ना, समझाने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए 2 रीजन है। पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, ये दूसरा पॉइंट लिखूंगा। देखिए पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं कि भारत की जो जलवायु है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जलवायु कहने का मतलब कि सर ये तुरंत नहीं बदलता, एक लंबा समय लगता है इसे बदलने में, 50-60 साल समय लगता है, ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग इसमें? मौसमिक दशा में क्या परिवर्तन आ रहा है, यानी कि हवाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो भारत की जलवायु अभी आपने बताया सर कैसा है? उष्ण कटिबंध, ठीक है। और साथ के साथ क्या है सर? मानसून भी लिखते हैं क्योंकि मानसून ही यहाँ वर्षा, मानसून में आपको वर्षा मिलता है, इसलिए उष्ण कटिबंध मानसून जलवायु है, ठीक है। और झारखंड की जलवायु कैसी है? तो भाई भारत की जब जलवायु ऐसी है तो झारखंड भारत से क्या बाहर है? नहीं है। तो झारखंड की जलवायु भी कैसी रहेगी बताइए? तो झारखंड की जलवायु भी उष्ण कटिबंध मानसून जलवायु होंगे। समझ में आ गया मेरे भाई? देखिए अब एक चीज को मैं दिखाता हूं, मैप को देखिएगा ध्यान से। अगर झारखंड की बात कर ले तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्यारा झारखंड हो गया, ठीक है भाई। इसको अगर आप देखें अच्छे से तो ये हो गया झारखंड। कर्क रेखा की अगर बात कर ले तो जस्ट इस प्रकार से कर्क रेखा, एक मिनट, कर्क रेखा का अगर देखा जाए तो इस प्रकार से झारखंड को भी बीचों बीच काट करके पार होती है, यानी इधर से अब जो रीजन क्या हो गया? शीतोष्ण, ये हो गया उष्ण कटिबंध, यही अभी हम लोगों ने समझा था। तो झारखंड में भी देखेंगे तो आधा उत्तरी झारखंड शीतोष्ण का पार्ट आ रहा है, दक्षिणी झारखंड किसका पार्ट आ रहा है? उष्ण कटिबंध का। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध। क्यों? ये मैंने आपको समझा दिया, इसीलिए झारखंड की भी जलवायु कैसी होगी भाई? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु होगी, ठीक है।
हवाएं किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी क्लियर है। अब आइए कुछ और पॉइंट को समझिएगा। देखिए एकदम चीजों को समझ करके चलिए अच्छे से। झारखंड कहाँ स्थित है, अगर थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें, अगर थोड़ा मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर भारत की स्थिति को देखना अगर आप चाहें, पहले भारत की स्थिति को देखिए फिर झारखंड की स्थिति को समझिएगा। देखिए एक मिनट भाई देखते हैं। चलिए अभी मैं कुछ यहाँ पे दिशा डायरेक्शन देखना चाहूँ तो ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण, यानी इस प्रकार से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये क्या हो गया पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाया ना ये आपका जो विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो ये ऊपर क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो कर्क रेखा यहाँ पे, तो ये भाई चलिए यहाँ पे ठीक है, चलिए यानी कि ये आपका क्या है 0 डिग्री है, यानी ये क्या हो गया भाई उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्या हो गया भाई पश्चिम, ये क्या हो गया आपका पूर्व, ठीक है। तो अभी भारत कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति देखिए तो किधर है भाई, तो भारत कहाँ उत्तरी गोलार्ध में है यानी कि नॉर्थ में है, और किस साइड में है देखिए तो इस साइड में है, यानी कि इस इधर जो भी है क्या है भाई ईस्टर्न साइड है, यानी किधर है भाई नॉर्थ ईस्ट में, क्लियर है भाई। तो भारत कहाँ है भाई, भारत कहाँ है उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, ठीक है। भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, ठीक है। उसी प्रकार झारखंड कहाँ स्थित है, तो भाई बताइएगा, तो झारखंड जो है झारखंड कहाँ स्थित है, देखिए तो एक बार मैप में अच्छे से, अगर भारत को मैं बांटूं इस प्रकार से तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है, बीचों बीच इसको बांटते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से। तो बीचों बीच इसको बांटना क्या, पहले मैं ये बताइए भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में भाई, तो आप कहेंगे सर ये उत्तरी गोलार्ध में, तो झारखंड किस में आएगा भाई उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। अब हमें बताइए वेस्ट और ईस्ट में भारत किधर आता है सर ईस्ट में, तो झारखंड किधर आएगा सर ईस्ट में, यानी सिंपल सी बात है झारखंड की भी लोकेशन क्या हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते चलिए। देखिए हर एक नोट्स अगर पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड जो स्थित है, झारखंड भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है, ठीक है। अगर बोला जाए तो भारत, अच्छा एक चीज को ये समझिए, अगर पूर्वी तो ये डायरेक्शन तो समझ में आ ही गया होगा आपको, इस मैप में आ जाइए, देखिए ये झारखंड पहले ये कौन सा नॉर्थ पूर्व में है ना, कहाँ स्थित है ईस्ट वेस्ट में किधर है, तो आप क्या बोलेंगे सर पूर्वी भाग में, ठीक है। उत्तर दक्षिण में तो उत्तरी गोलार्ध में, तो कहाँ पे आप बोलेंगे सर उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, चलिए ठीक है। तो झारखंड की स्थिति क्या लिखेंगे, तो अगर मैं ईस्ट वेस्ट में अगर पूछूं आपसे, तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित क्या है एक राज्य है, ठीक है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। कर्क रेखा झारखंड से ही गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा झारखंड से ही गुजरती है, तो इसलिए झारखंड की जो मैक्सिमम जो पार्ट किस में आएगा भाई उष्ण कटिबंध का पार्ट आएगा, ठीक है। और इसमें झारखंड में भी आपको कैसी हवाएं देखने को मिलेगी, ये तो मैंने लिख ही दिया, मानसून हवाएं देखने को मिलेगी, मतलब वो हवाएं जिसमें क्या होगी नमी की मात्रा होगी। और झारखंड में मानसून में ऋतु में, मैं अभी आपको ऋतु के बारे में बताऊंगा, आपको क्या मिलेगा वर्षा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कारण झारखंड की जलवायु कैसी होती है भाई उष्ण कटिबंधीय मानसून होती है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि झारखंड का जो एवरेज टेम्परेचर है यानी औसत तापमान कितना है, तो वो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ फैक्ट है याद रखिएगा अभी आप, यहाँ पे झारखंड में जो औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, एवरेज जो एनुअल रेन है यानी कि वर्षा जो होती है वो कितना है, वो है 140 सेंटीमीटर। अब कुछ चीज़ों को समझिए, यानी कि ये मध्यम श्रेणी में आता है। मध्यम श्रेणी मतलब क्या है इसको समझिएगा, यानी मध्यम वर्षा जो होने वाला जो क्षेत्र, 3-4 क्षेत्र में हम पूरे रीजन को बांटते हैं। एक है कि सबसे ज़्यादा उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, 100 से 200 के बीच में जहाँ वर्षा होगी उसको मध्यम। निम्न वर्षा होगा आपको कहाँ, जब 100 से कम होगा, 100 सेंटीमीटर से कम होगा। और अति निम्न कहाँ, जहाँ पे 0 से 50 सेंटीमीटर। ये सब मैंने आपको समझाया है। और यहाँ पे आप जब लिख रहे हैं कि झारखंड में कितना औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर क्या ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया इंडियन जीके में, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए करना क्या है, कैसे पूरा 1 साल तक, ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे 1 साल में आपको अपने छत में एक बहुत बड़ा इस प्रकार का, आपने जैसे कुआं का आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वैसा एक स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है।
जनवरी मंथ में आपने देखा हर 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी जो वर्षा हुई आप देख रहे हैं, हर एक एक दिन में आप कैलकुलेशन निकालें, 1 जनवरी को इतना सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। पानी गिरेगी तो इसमें भी आएगी ना भाई, इस कुएं में भी आएगी, कुएं का जैसा स्ट्रक्चर में आएगी। 2 जनवरी को इतना आई, 3 जनवरी को इतना आई, पूरे साल तक यानी जनवरी फरवरी मार्च पूरा 12 साल तक सारा का क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, जनवरी का पूरा, फरवरी का पूरा, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जोड़ करके उसको 365 से डिवाइड करिएगा, जितना आएगा उतना औसत वार्षिक वर्षा हो जाएगा। तो वो आपका कितना होता है, 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा यही है। क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सर। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे पॉइंट में। झारखंड में जो ऋतुएं हैं, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है तो इसको समझना भी है दफ्त में जाके। तो झारखंड में 3 ऋतुएं पाई जाती है मुख्यतः झारखंड में। ये सारा नोट्स आपको प्रॉपर वे में एकदम डायग्राम के साथ बना बनाया नेक्स्ट क्लास में अपलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन में भी और यहाँ पे भी मैं क्लासेस के दौरान समझाते हुए कल फिर रिवाइज भी कराऊंगा जितनी चीज आज पढ़ेंगे। झारखंड में मुख्यतः जो है आपकी 3 ऋतुएं पाई जाती है। कितनी ऋतुएं पाई जाती है भाई? 3 ऋतुएं पाई जाती है। 3 ऋतुएं पाई जाती है झारखंड में, मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। यानी कि आपने कहा सर 3 ऋतुएं पाई जाती है, तो अब आपको समझ में आ रहा है ऋतु क्या होता है, एक निश्चित समय में, ठीक है। मैंने आज स्टार्टिंग दौरान में ही बताया था, एक निश्चित समय में वायुमंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 3 ऋतु में कौन कौन सा? एक होगा आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा वर्षा ऋतु, इसके बाद आपको मिलेगा शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कब से स्टार्ट मिलेगा? मार्च से लेकर के मिड जून तक, ठीक है, मिड जून तक। फिर मिड जून से आपका वर्षा ऋतु स्टार्ट होकर के आपका अगस्त तक। फिर सितंबर अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर से थोड़ा बहुत, नवंबर से मेनली यहाँ मेंशन कर देंगे, नवंबर से लेकर के फरवरी तक आपका शीत ऋतु, ठीक है। फिर मार्च से गर्मी फिर से। तो ये मुख्यतः ये एक निश्चित टाइम स्पेन में हो रहा ना, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? मार्च से, ठीक है, ये जून तक एक निश्चित समय है। फिर ये आपका मिड जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक वर्षा हो रहा, ठीक है। तो ये एक निश्चित टाइम स्पेन हुआ। नवंबर से लेकर फरवरी तक ठंड, एक निश्चित समय में, इसलिए ऋतुएं हो गई। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अभी तक जितनी भी चीजें हमने समझाई वो आपको क्लियर है कि नहीं भाई? अब चलिए झारखंड के ऋतु अब हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला ऋतु हम लोग यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की ऋतु है। नेक्स्ट क्लास में नोट्स लेकर के आऊंगा तो चीजें और भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होगी, क्योंकि वहाँ पर यहाँ लिखना काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी भी नहीं जा पा रही होगी। तो फिर भी कोशिश है कि हर एक चीज़, हर एक शब्द को आप समझ पाएँ। झारखंड की ऋतुएं, तो सबसे पहले जो ऋतु है उसको हम लोग बात करने वाले होंगे, वो होगा आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ये क्या होगा भाई? ग्रीष्म ऋतु। अब ये आपको पहले समझ में आ रहा है ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या? ऋतु का मतलब समझ में आ रहा है कि एक निश्चित समय में वायुमंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है। वायुमंडल में परिवर्तन मतलब हवाओं के दिशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो और इसको हमने गर्मी का क्यों कहा? क्योंकि गर्मी में ये हमें हवाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है। कब से कब ये समय अगर निश्चित देखा जाए तो ये आपका स्टार्ट होगा मार्च से लेकर के मिड जून, आप लिख सकते हैं 15 जून तक, या पूरा जून भी आप बोल सकते हैं, कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि ये आपका। इसी को आप क्या बोलते हैं भाई? समर सीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसे ही आप नाम देते हैं एक समर सीजन का। क्लियर है पहले? ठीक है। तो ये आपका डेट तो मतलब कि एक निश्चित समय, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ेगा झारखंड में कब? तो मई का जो महीना होता है, ठीक है, मई के महीने में, ध्यान पूर्वक नोट डाउन करिएगा, मई का जो महीना होता है सर्वाधिक गर्म महीना होता है झारखंड में। मई का जो महीना होगा सर्वाधिक गर्म महीना होता है, सर्वाधिक गर्म महीना होता है, यह माना जाता है, ठीक। झारखंड में जो मासिक औसत जो तापमान अधिकतम, ठीक है, जो झारखंड में जो अधिकतम तापमान जो है कितना है, अधिकतम तापमान कितना पाया गया है? अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। और सबसे न्यूनतम तापमान कितना पाया गया ग्रीष्म ऋतु में? न्यूनतम तापमान वो देखा गया 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान झारखंड में कितना नापा गया है? 45 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान कितना देखा गया है? 29 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा झारखंड का कौन सा है? सबसे गर्म क्षेत्र झारखंड में कौन सा? तो जमशेदपुर, ठीक है मेरे भाई, जमशेदपुर सबसे गर्म क्षेत्र हो गया, जमशेदपुर झारखंड का। इसके बाद आप एक चीज को और समझिए, देखिए यहाँ पे कुछ चीज को समझना होगा, जैसे कि पर्वत, पहाड़ और मैदानी क्षेत्र को। देखिए ये आपका क्या हो गया भाई? इसे आप कह रहे हैं पर्वत, ठीक है। इसे, इसकी जो आप हाइट देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? हाइट। ये h हाइट मैं लिख रहा हूँ। इससे
थोड़ा सा कम हाइट में आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पठार। अब इसकी हाइट आपको कुछ अलग देखने को मिल रही है, मतलब कुछ कम देखने को मिल रही है, स्मॉल एच, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया मैदानी क्षेत्र, यानी इसकी हाइट बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। मतलब क्या है भाई, पर्वत जो आपका जो रीजन देख रहा है, यानी कि पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि जो पहाड़ में जो स्थित राज्य, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, बहुत अधिक पहाड़ वहाँ मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया आपको, ठीक है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, तो ये सब क्षेत्र क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र। पठार में देखेंगे तो आप छोटा नागपुर का जो पठार है आप देख रहे हैं, तो मेनली जो आप झारखंड का जो अध्ययन कर रहे हैं, झारखंड कहाँ पे विस्तार है, झारखंड कहाँ लोकेटेड, तो इसी छोटा नागपुर पठार में स्थित है, ठीक है। इसी छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, वो अब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। मैदानी क्षेत्र जहाँ पे कोई पर्वत पहाड़ पठार नहीं है, यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे जल का जो स्रोत है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में स्रोत नहीं अच्छा मिलेगा जल का, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो पानी गिरा तो भाई वो गिर के नीचे चला जाएगा। पठारी क्षेत्र में भी ढलान होगी, पानी नीचे कहाँ चला जाता है, मैदानी क्षेत्र में स्टोर हो जाएगा। तो मैदानी क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार, ये सब जो मेन रीजन जो देख रहे हैं ये सब मैदानी क्षेत्र है, ठीक है भाई। यहाँ पे अब समझिए जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो पठारी क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पे ऋतु का कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत अधिक ठंड मिलेगा, यहाँ पे आपको उससे नॉर्मल ठंड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ समझिए तो ठंड ना के बराबर गर्मी ही अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि अब यहाँ पे हमने ज्योग्राफी में आपको बताया है कि जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जैसे हम ऊंचाई हमारी बढ़ती जाएगी, तो 165 मीटर जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है भाई, डिक्रीज कर जाता है। क्या बोला मैंने कि अगर आप 165 मीटर अगर आपकी ऊंचाई बढ़ती है या आप ऊपर चलते हैं 165 मीटर, ठीक है, ऊंचाई पर जाने से तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं 1 किलोमीटर लिखूं, इट मीन्स कितना मीटर होता है भाई, 1000 मीटर होता है। अगर मुझे 1000 इसको बनाना है तो मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं या 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है भाई। 165 को 6 से, 6 5 30, 6 6 10 39, 6 का 6 3 9, ठीक है। 30 का 0 8 बचा 3, 6 6 36, 3 39 9 6 9 990 मीटर, ठीक है, 990 मीटर। यानी कि अगर 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर ऊंचाई पर चलते हैं, 990 अप्रोक्स 1000 है, तो अप्रोक्स 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है भाई, टेम्परेचर घट जाती है। तो अब आ जाए यहाँ पे, तो अब जैसे ही पर्वतीय जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे क्या ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टेम्परेचर घटेगा, ठंड है। अब पठारी क्षेत्र में भी ऊंचाई है, मतलब इससे कंपैरिजन कम है हाइट, लेकिन यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में क्या ऊंचाई अधिक है, तो इसमें क्या होगा भाई, ठंड अधिक होगा, इस मैदानी क्षेत्र से, इस पर्वतीय क्षेत्र से कम होगा। और ये मैदानी क्षेत्र तो हाइट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत कम और गर्मी काफी अधिक। तो मैदानी क्षेत्र समझ में आया कि नहीं भाई, पर पठार वाला क्षेत्र का कंसेप्ट समझ में आया, वर्षा जलवायु और ठंड गर्म का इफेक्ट भी समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आता है हम लोग मेन पॉइंट में, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे ग्रीष्म ऋतु को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन पहले लिखता हूँ, झारखंड जो है आपका, ठीक है, झारखंड में क्या भाई, पठार, झारखंड मेनली कहाँ स्थित है, छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। तो झारखंड में पठारी भाग होने के कारण झारखंड के मैदानी भाग में लू नहीं चलती है। अब इसको समझिए, लू को भी पहले समझाते हैं, पहले इसको मैं इस लाइन को लिख दूं, झारखंड में पठारी भाग होने के कारण, ठीक है, या झारखंड जो है पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण, ऐसे भी लिख सकते हैं, झारखंड में पठारी भाग होने के कारण क्या होती है, जो झारखंड का जो मैदानी भाग है, झारखंड का जो मैदानी भाग है, अभी मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से लू का फंक्शन होगा। मैदानी भाग में लू नहीं चलती है, ठीक है, लू नहीं चलती है। अब पहले तो ये समझिए लू जो है वो क्या है भाई, लू क्या है, एक प्रकार की स्थानीय पवन है, ठीक है। इसको भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, लू क्या है, देखिएगा, देखिए जो लू की जो आप बात कर रहे हैं ना, लू क्या है, एक स्थानीय पवन है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन मतलब क्या, पवन तो समझ में आ रहा है, स्थानीय मतलब एक स्थान से निकलती है, कहाँ से, राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, ठीक है। तो जून महीने में क्या है भाई, पूरा समझ में याद आ रहा होगा, इंडियन ज्योग्राफी पूरा गर्म हो चुका है, थार मरुस्थल, यहाँ से जेठ धराएं क्या होती है भाई, गर्म हवाएं ऊपर उठती है और फिर क्या होती है भाई, नीचे फैल जाती है 10 से 20 डिग्री अक्षांश में, और ये क्रियाएं चलती रहती है, और ये हवाएं बहुत तेज गति से उठेगी और नीचे उतरती, जो मानसून को क्या करती है भाई,
तीव्र गति प्रदान करती है, जिसके कारण भारत का मानसून और स्ट्रांग होता है। तो ये थार भरोसा बहुत गर्म होने के कारण यहाँ से जो हवाएं चलती है उसे ही हम लोग कहते हैं लू, जो राजस्थान होते हुए, ठीक है, थोड़ा बहुत दिल्ली होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में, और बिहार के बाद ये झारखंड में इन करना चाहती है। लेकिन झारखंड का जो स्ट्रक्चर है, चलिए मैप में आ जाइए, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो जब झारखंड का अगर आप ये देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा झारखंड। तो ये मेनली कहाँ भाई, पठारी क्षेत्र है। पठार मतलब समझ ले ऐसा इलाका है, ठीक है। तो इधर से जैसे हवाएं आ रही थी, ठीक है, तो ये अधिक ऊंचाई होने के कारण ये हवाएं को क्या करती है, रोक देती है। अब रोक देने का मतलब ऐसा नहीं है हवाएं मतलब कुछ भी बिल्कुल हवाएं नहीं आएगी। झारखंड का अगर ये वाला रीजन देख लीजिएगा, उत्तर वाला रीजन, ठीक है, या इस रीजन में लू चलते हुए देखने को मिलेगी। न्यूज में भी आपको देखने को मिलेगी कि लू के कारण इतने लोग घायल हुए हैं या फिर मतलब कि लोगों की जान चली गई है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में या फिर वैसे स्ट्रांग लू आपको जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में देखने को मिलती है, जो आपका राजस्थान होते हुए आपका इंटर करता है, वैसे लू पठारी क्षेत्र, पठार अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण हमें यहाँ पर लू चलते हुए हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इन मैदानी क्षेत्रों में, ये मैदान क्षेत्र क्या होता है भाई, उस लू हवा से बच जाता है। समझ में आया कैसे पठारी क्षेत्र बचा। और ये फिर क्या करती है, वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाती है, यानी पश्चिम बंगाल में आपको लू चलते हुए देखने को मिलेगा ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में क्या है भाई, लू चलते हुए आपको देखने को बहुत कम संभावनाएं देखने को मिलती है। ये क्या होगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा भाग टच करते हुए पठारी भाग होने के कारण उसको मोड़ देगी और वो कहां चली जाती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और जिसके कारण झारखंड जो, अब देखिए झारखंड पूरा का पूरा पठार में स्थित, ऐसा नहीं, कुछ भाग मैदानी क्षेत्र में भी है। तो उस मैदानी क्षेत्र में वो लू की हवाएं नहीं आ पाती है, समझे, उसको एक बैरियर का काम कर दिया उस पठार ने, जो मैदानी क्षेत्र वहां पे उस हवा को आने नहीं दिया। तो झारखंड का जो मैदानी क्षेत्र इस लू पवन से कह लिया जाए या इस स्थानीय पवन से क्या होता है, वंचित हो रह जाता है, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि पठार जो झारखंड जो स्थित है पठारी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है भाई। चलिए अब आइए, जो आप ग्रीष्म ऋतु में भी आपको झारखंड में आज जो देख रहे होंगे, अभी का जो सीजन है अप्रैल का लास्ट और मई आपका फर्स्ट वीक में आपने देखा होगा वर्षा होते हुए। तो क्या ये वर्षा ऋतु के कारण वर्षा हो रही है? नहीं। तो भाई ग्रीष्म ऋतु में भी झारखंड में, ये सब सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है ये सब क्वेश्चन आपके। तो ग्रीष्म ऋतु में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, वर्षा जो होती है किसके कारण? ऑप्शन ए मानसून के कारण, ऑप्शन बी अरब सागर मानसून के कारण, ऑप्शन सी आपको देगा नॉर्वेस्टर विंड के कारण, ऑप्शन डी दे देगा अरब सागर मानसून के कारण, या लौटता हुआ मानसून के कारण, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बताइए तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, आप समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिख देता हूं कि ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने से, देखिए अब इसको तो आपको मैंने समझाया, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन जीके में जो समझाया उससे रिलेट कर दूं आपको। देखिए ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है, झारखंड में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में वर्षा होती है, लेकिन ये वर्षा किसका कारण होती है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्री मानसून वर्षा, ठीक है, यानी कि मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं प्री मानसून वर्षा, या इसे ही हम कहते हैं चक्रवातीय वर्षा, या इसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर हवाएं या नॉर्वेस्टर मानसून, क्योंकि बंगाल में एक स्थानीय पवन है जिसको नाम दिया जाता है नॉर्वेस्टर, ठीक है, जिसके कारण बंगाल में, झारखंड में, बिहार में आपको इस ग्रीष्म ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। समझ में आया? तो मतलब ये है कि ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में वर्षा होती है, मानसून से पूर्व वर्षा देखी जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री मानसून वर्षा। किस कारण झारखंड में वर्षा हो रही है? तो याद रखिएगा प्री मानसून वर्षा, नोट्स में मैं लिख दूंगा, या नॉर्वेस्टर विंड के कारण, या इसे ही हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। इस समय में आम, लीची वगैरह जो है काफी अच्छे पक जाती है। इसे असम में जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टी सावर कहा जाता है, कर्नाटक में इसको कहुआ वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि कहुआ की खेती के लिए आपको पानी की जो नीड होती है इस वर्षा से उसको मिल जाती है, ठीक है भाई। और इस वर्षा के कारण आम में मिठास भी आ जाता है, लीची में मिठास आ जाती है, पक जाती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार इन द सेंस कि उत्तर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले क्षेत्रों में, ठीक है, इसे हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। और इसको हम लोग चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा का आप कंसेप्ट समझिएगा, मतलब इस वर्षा में खास करके बहुत अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको बिजली चमकते हुए देखेंगे, बिजली गिरने की भी आपको संभावना, कुछ ओला गिरते हुए भी, बर्फबाजी भी देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई? अब देखिए प्री मानसून वर्षा का कंसेप्ट मैं बहुत ब्रीफ में क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। होता क्या, पहले इसको समझ लीजिएगा। देखिए
सबसे पहले हम लोग भारत का एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैप को। चलिए ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया आपका 8 डिग्री, ठीक है सर। और ये हो गया आपका 16 डिग्री, और ये हो गया कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री। अब सूर्य उत्तरायण है, यानी कि सूर्य यहाँ से अब ऊपर चल रही है, ठीक है। सूर्य यहाँ आ गई, सूर्य यहाँ आ गई है। तो अभी जब सूर्य यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अभी जो सूर्य है वो कब है भाई, 21 मार्च, ठीक है। ये हो गया आपका 21 अप्रैल, और ये हो गया आपका 21 मई, ठीक है मेरे भाई। मार्च अप्रैल मई, यानी कि सूर्य जब यहाँ पर होगी, देखिएगा सूर्य जब यहाँ पर है, यानी कि सूर्य यहाँ पर है, यानी कि अप्रैल लास्ट और मई के स्टार्टिंग वीक में जब यहाँ पर होगी, तो ITCZ कहाँ बन रहा होगा भाई बताइएगा। ये आपका ITCZ, अब ये सब आपको यहाँ मैंने समझाऊंगा। इंटरट्रॉपिकल क्या भाई, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, ठीक है। कैसा बेल्ट होता है, ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है। कैसा बेल्ट बन जाता है, लो प्रेशर बेल्ट। हवाएं ऊपर उठ चुकी है, लो प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र है, यहाँ पे हवाएं क्या ठंड है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो हवाएं, यहाँ पे चक्रवात उड़ जाता है, ठीक है। चक्रवात के कारण ये हवाएं यहाँ से क्या करती है, इस लो प्रेशर को भरने निकल जाती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा यानी कि चक्रवातीय वर्षा या आम्र वर्षा, नॉर्वेस्टर विंड, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में इस हवा को कहा जाता है नॉर्वेस्टर, स्थानीय पवन है। और इसका कुछ भाग इधर भी नॉर्थ ईस्ट में भी इस समय वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्री मानसून वर्षा का, यानी कि मानसून आने से पहले, ये अप्रैल मई में यानी कि मानसून आने से पहले वर्षा देखने को मिल रहा है झारखंड में, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्री मानसून वर्षा भी। समझ में आया कि नहीं? देखिए कल मैं पूरा नोट्स जब बना के लाऊंगा, अभी जितना चीजें हम लोगों ने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु तक पूरे मैप के साथ एक बार रिवाइज करूंगा, बहुत अच्छे से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। कुल मिलाकर के अभी मैंने आपको मेन पॉइंट जो समझाया, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में जो झारखंड में वर्षा होती है मानसून के कारण, या फिर नॉर्वेस्टर विंड के कारण, या फिर आपसे बोला जाएगा अरब सागर के मानसून के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या लौटता हुआ मानसून के कारण, तो क्या जवाब देंगे भाई? ये आपका नॉर्वेस्टर विंड ऑप्शन है, तो उसको टिक कर दीजिए। आम्र वर्षा है, उसको टिक कर दीजिए। चक्रवातीय वर्षा, इसको इसी को नाम दिया गया है, चक्रवातीय वर्षा भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी के, या फिर प्री मानसून वर्षा के कारण क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये मैंने बहुत कम डिटेल, एक मिनट, बहुत कम डिटेल किया भाई, मैंने पूरा डिटेल आपको करवाया है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है भाई। यहाँ तक तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे रखते हैं। हमें अभी 2 सीजन और देखने हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट है, वर्षा ऋतु देखेंगे, शीत ऋतु। तो उसको नोट्स ले आएंगे भाई, क्योंकि वर्षा ऋतु बहुत डिटेल चलेगा। वर्षा ऋतु में जो मानसून के कारण जो वर्षा होगी, फिर मानसून के 2 ब्रांच मैं आपको बताया था, बताऊंगा भी कल, एक अरब सागर के मानसून और एक होगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब इन दोनों के कारण झारखंड में वर्षा होगी, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगी, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। लेकिन अगर मेंस में लिख रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करेंगे ना भाई, कि अरब सागर के मानसून से भी होने वाली वर्षा जो होती है बहुत कम होती है, आखिर ऐसा क्यों, और बंगाल के खाड़ी के मानसून से होने वाली जो वर्षा झारखंड में होती है वो बहुत अधिक, ऐसा क्यों, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, जब वर्षा होती है तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पर्वत वाला जो रीजन आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बाइफरकेट किया था, अगर मैं दिखाऊं तो ये जो आपको मैंने बताया था पर्वत, पठार और मैदानी भाग में, जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या भाई, ठंड बहुत अधिक, यहाँ उससे कम ठंड, और यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी ही रहेगी, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहां घने बादल बहुत अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, जब बात उठती है मानसून की, तो आपके दिमाग में क्या चलता है सर, पवन, यानी कि चलती है बात हवा। और इस हवा में क्या होगी सर, जल की मात्रा होगी, ठीक है। क्या होगी सर, जल की मात्रा होगी, ठीक है। ये क्लियर है। अब मैप में आ जाइए, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, कम समय लेकर के। अब देखिए हुआ क्या, अभी बस इतना समझिए कि जब इधर से हवाएं चल रही है, ठीक है, तो ये क्या है, अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है मेरे भाई। अब ये हवाएं चल रही है, अब ये क्या है आपका पश्चिमी घाट। अब इस पश्चिमी घाट में जो पर्वत है, इस प्रकार से इसकी ऊंचाई है। अब देखते चलिए इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि दक्षिण में जो देख रहे हैं पर्वतों की ऊंचाई काफी अधिक है, ठीक है। तो ये जब हवाएं चली तो इसमें जब अब होगा क्या, अब इसको समझिए कैसे वर्षा होगी। पर्वतीय क्षेत्र में तो ये हवाएं ऐसे चली ऊपर, ठीक है। अब इस हवाओं में क्या है भाई, जल की मात्रा, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो आपको पता है 165 मीटर जैसे ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। तो ये हवाएं ठंड हो रही है, यानी ये जो हवाओं में जो नमी की मात्रा, जल की मात्रा, वो ठंड होकर के क्या होगी, संघनित होगी, यानी मेघ बनाएगी जल के बूंद के रूप में, और पूरा वर्षा वहां पे कराएगी।
तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होगा कंपैरिजन इस क्षेत्र में, ठीक है। और इसके कारण इधर वर्षा पूरा हो जाएगा। इधर वर्षा मतलब देखिए, इसको समझिए, जैसे ये सब मैंने तो करवाया था भाई। अब इस क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा, इसको हम लोग क्या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी इधर वर्षा नहीं होती, बहुत कम होगी ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाना कि होगी नहीं, होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो समझ में आया वर्षा कैसे हो रहा। अब जैसे कि अब यहाँ पे पर्वत है, ठीक है भाई, और ये अब आपका पठार हो गया, ठीक है, और ये तो मैदानी क्षेत्र हो गया। अब हुआ क्या, देखिएगा, इधर से हवाएं चली है, ठीक है। अब ये हवाएं चल रही है, यहाँ पे अरब सागर मिल गया इस हवाओं को, यानी इस हवाओं को क्या मिल गया भाई, पानी मिल गया। अब हवाएं को जो अपने साथ मिलती है उसी को लपेट के चले, आप आ जाइएगा आपको भी लपेट लेगा, धूल कण मिलेगा उसको भी लपेट लिया। तो अरब सागर से जब ये हवाएं आ रही तो इसको क्या मिला, पानी। अब पानी मिला तो भाई अब इसको ये रास्ता, ये पर्वत क्या करेगी, इसको इस प्रकार से ऊपर उठाएगी। अब ये हवाएं जैसे जैसे ऊपर जा रही होगी तो क्या होगी भाई, हवाएं ठंड हो रही होगी, यानी उसमें जो उपस्थित नमी की मात्रा, जल जो है वो क्या होगा, ठंड होगा, ठंड होगा क्या होगा, संघन होगा, संघनित होगा, मेघ का फॉर्मेशन यानी बादल बनाएगा और जल के बूंदों के रूप में वहां वर्षा देखने को मिलेगी। फिर यही हवाएं आगे बढ़ेगी, पठारी क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचाई नहीं है लेकिन कुछ ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर भी मेघ अच्छा खासा बनेगा और वर्षा होगा। अब ये हवाएं जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ ऊंचाई भी नहीं है, तो भाई यहाँ पे वर्षा तो बादल बहुत कम बनेंगे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं सोच लेना कि बादल बनेंगे नहीं भाई, क्योंकि अब पानी जो पड़ रहा है ऐसा नहीं है कोई बाउंड्री है, कोई इंसान है भाई इतने दूर तक पड़ेंगे, ठीक है, वो प्रकृति की देन है, तो कोई लिमिटेशन वहां नहीं होगी। तो मैदानी क्षेत्र में वर्षा कम, ठीक है, ठंडा कम, गर्मी अधिक। यहाँ पे ठंडा थोड़ा बहुत अच्छा खासा, गर्मी भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक, और यहाँ पे सबसे अधिक ठंड और सबसे अधिक वर्षा। क्लियर है, अब समझिएगा। अब इसको और मैं एक चीज को आपको समझा दूं, जैसे कि ये पठारीय क्षेत्र हो गया, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। अगर ऐसे जैसे कि ये मान के चलिए ये दिल्ली है, दिल्ली तो नहीं लूंगा भाई, चलिए इसको मैं ले रहा हूँ, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, और इसको हम लोग ले रहे हैं भाई बिहार ले रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, इसको हम लोग बिहार ले रहे हैं, ये हो गया बिहार, ठीक है। अब भाई देखिए यहाँ से अरब सागर की इस तरह से आ रही है, तो इसमें अब यहाँ से चला, यहाँ पे खूब वर्षा कराया, फिर ये आगे बढ़ा, तो बहुत अधिक जो हवाएं थी वो इधर ही वर्षा करा दी, कुछ हवाएं इधर निकली। अब इधर से डिस्टेंस कवर कर रहे थे, कुछ नमी की मात्रा तो खत्म होगी ना भाई, तो यहाँ पे बादल बना के बरसा। अब ये और आगे बढ़ी तो नमी की मात्रा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पानी से, समुद्र तल से, अरब सागर से, तो नमी की मात्रा हवाओं में घटती जाएगी, तो वर्षा भी ऐसे भी कम होगी। तो भाई एक तो दूरी कंसेप्ट क्लियर है, एक हाइट भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है भाई, बस इतना आप समझ के चलिए, क्योंकि इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं लेना, क्योंकि आगे क्लास में कल मैं कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आज का समझा दिया। देखिए एक टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा झारखंड जीके में भी, ये मतलब इसी चैप्टर में कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो उस कारक में हर एक टर्म को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बाकी जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा कंटेंट के साथ, और क्लासेस अपडेटेड वहीं पर मिलेगी। यूट्यूब पर भी बहुत चीजें आती रहेगी, ऐसी बातें नहीं है यूट्यूब पर भी नहीं आएगी, यूट्यूब पर भी आती रहेगी, आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए। बाकी तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आगे झारखंड की जलवायु 2 क्लास और लगेगी, झारखंड की जलवायु कंप्लीट अच्छे तरीके से मेंस लेवल तक। बाकी जेएसएससी दरोगा सीजीएल के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपका एमसीक्यू भी सेशन में लगातार कराते चलूंगा। चलिए भाई, धन्यवाद।